कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क से ऊपर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ इश्क बिना हम कुछ नहीं इश्क से ऊंचा इश्क से बढ़कर इश्क से अच्छा इश्क बिना हम कुछ नहीं चाहे जो आए लेके दिल में इश्क मोहब्बत सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत मिलके चलता चल मसले करके हल बेहतर होगा कल ये सबसे कहते रहना बनके दिल ही है मंजिल पे तुम्हें सबका है ये कहना चाहे जो आए लेके दिल में इश्क की इबादत सबको गले लगाना अपने कल्चर की है आदत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत Y'all ready to bring the riff back स्वैग से करेंगे सबका स्वागत ओम शांति। आदरणीय मंगला दीदी एवं सुनंदा दीदी ने आप सभी बच्चों के लिए कितना सुंदर कार्यक्रम रखा है। हम भी उसे देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आज विशेष आप सभी की सेवा करने के लिए मुझे भी मौका मिला है, तो मुझे भी इस बात की बहुत खुशी है। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाती हूँ। आप सबको कहानी पसंद है ना? जरूर पसंद होगी। तो आज हम एक कहानी सुनते हैं। एक पक्षी होता है जो रोज नदी किनारे बैठता है। वहां पर वो बहुत दुखी होकर बैठता है। न उड़ पाता है, न कुछ खाता है, न कुछ करता है, और ऐसे एकदम नाराज निराश होकर बैठा रहता है। एक बार उसी रास्ते से कबूतर जाता है और वो कबूतर देखता है कि ये पंछी कितने दिन से दुखी 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 दिखाई देता है। चला आज मैं उसे पूछ ही लेता हूँ कि क्या हुआ, क्या है उसकी कहानी। जब उस पंछी को पूछता है तो पंछी उसको दर्द भरी अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे लोगों ने उसके ऊपर अत्याचार किए, दुखी किया, उसको मारा, उसके पंख कमजोर हो गए, न वो खा सकता है न कुछ हो सकता है। तो इसी रीति से जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सारा उसको बताकर कहता है कि मैं हमेशा ऐसा दुखी इसके कारण रहता हूँ और मेरा शरीर भी बहुत कमजोर हो चुका है। तो वो जाकर के कबूतर जाता है तो वो स्वर्ग में जाता है और स्वर्ग में उसको एक परी मिलती है, जिस परी से वो इस पंछी की कहानी सुनाता है और कहता है कि आप अब उसको कुछ सॉल्यूशन दो, उसके दुख का निवारण कर दो। तो उसे क्या करना चाहिए? तो परी अपने अंतर मन से पूछती है और फिर उसको बताती है। कहती है कि उसकी ये जो अवस्था है वो 7 वर्ष तक वैसे ही रहेगी। तो बोला क्यों? तो उसके लिए कुछ और सॉल्यूशन।
कैसे वो इस दुख से बाहर आए। तो उसने कहा कि उसको एक करना चाहिए कि सदैव उसको हर बात के लिए, हर एक के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, थैंक्स कहना चाहिए। तब उसका शायद दुख दूर हो सकता है। वही संदेश लेकर वो दूसरे दिन फिर से पंछी के पास पहुंचता है कबूतर, और उससे ये बात बताता है। उसको भी बहुत पसंद आई। उसने कहा ठीक है, मैं आज से ये करूंगा। और वो तब से लेकर के हर बात के लिए शुक्रिया, धन्यवाद करता है। जब भी पानी पीता है, पानी के लिए धन्यवाद। धूप में बैठता है, धूप के लिए धन्यवाद। उठते ही भगवान के लिए धन्यवाद। वो जहाँ बैठता है उस धरती के लिए धन्यवाद। जो भी उसके आसपास से जाता है उसके लिए धन्यवाद। जिसने भी उसको दुख दिया उसके लिए भी रोज उसके लिए भी वो धन्यवाद देता है, थैंक्स देता है कि उन्होंने उनको मजबूत किया। इसी रीति से हर बात, खाते समय, पीते समय, देखते समय, हर क्षण वो यही पाठ पक्का करता है, थैंक्स 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 देते रहता है। और कुछ ही दिन के अंदर एक आश्चर्य हो जाता है कि उसकी तबीयत धीरे 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 बहुत अच्छी होने लगती है। और एक दिन वो उड़ना भी शुरू कर देता है, तंदुरुस्त हो जाता है, बहुत हर्षित रहता है। तो ऐसे उसके जीवन के अंदर परिवर्तन आने लगा। एक बार फिर उस रास्ते से वो कबूतर गुजरता है, देखता है कि चलो आज देखूं ये क्या कर रहा है, कैसी है इसकी स्थिति, और पूछताछ करता है। और देखते ही उसको पता चल जाता है कि अभी वो अच्छा खासा तंदुरुस्त हुआ है, सब प्रॉब्लम उसके सॉल्व हो गए और अभी वो बहुत खुश नजर आता है। तो उसने पूछा, उसने कहा कि अरे वाह, कितना सुंदर उसका परिवर्तन हुआ। और उस परिवर्तन का यही एक फॉर्मूला है, वो है थैंक्स देना। तो प्यारे बच्चों, हम भी अपने जीवन के अंदर ये बात सीख लेते हैं तो कभी भी दुखी नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, किसी पर नाराज नहीं होंगे। तो करेंगे ना आप सभी भी? आप सभी कभी कभी दुखी होते हो ना, नाराज होते हो ना, तो उसके लिए जीवन में ये बात हम सीख लेंगे तो सदा उड़ते रहेंगे। जैसे ही हम उठते हैं, सबसे पहले जहाँ सोते हैं बिस्तर पर, उसको धन्यवाद दीजिए। उठते हैं, लाइट लगाते हैं, उसको धन्यवाद। हाथ मुंह धोते हैं, जल को धन्यवाद, ब्रश को धन्यवाद। हर चीज को, जो भी हम यूज करते हैं, खाना खाते हैं, थाली को धन्यवाद, खिलाने वाले को धन्यवाद, बनाने वाले को धन्यवाद, टिफिन देने वाले को धन्यवाद, पढ़ाने वाले को धन्यवाद, अपने मित्रों के लिए धन्यवाद, सूरज देवता के लिए धन्यवाद, भगवान के लिए धन्यवाद। जो कुछ हमको मिला है, ये शरीर जो मिला है, उसके लिए भी हमको धन्यवाद देना है। देखो, ये हाथ है, पैर है, आंखें हैं, कान है, कितना अच्छा हमको सहयोग देते हैं, जिसकी वजह से हम आराम से पढ़ सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं, खुशियां मना सकते हैं। लेकिन जब कभी दर्द होना शुरू होता है, कभी दांत दर्द होते हैं, कभी हाथ दर्द होते, कभी पैर दर्द होते, तो हमको एक जगह पर बैठना पड़ता है, हमारी खुशी गायब हो जाती है और फिर हम सबको कहते मेरा दांत दर्द हो रहा है, मेरे दांत दर्द हो रहे हैं, मेरा ये दर्द हो रहा है, लेकिन कंप्लेन करते रहते हैं उसकी।
लेकिन जब वो अच्छा था तब हम खुशियां मना रहे थे, खेल रहे थे, अच्छे खासे खुश होते थे, तभी हमने कभी उनको थैंक्स नहीं दिया। तो प्यारे बच्चों, जो कुछ भी हमें प्राप्त है, जो कुछ हमारे पास है, उसको हमको बार बार धन्यवाद देना है, ताकि वो हर चीज, हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर बच्चे हमको सदा के लिए सहयोग देते रहेंगे और भगवान का भी हमको मदद हमेशा मिलती रहेगी। इसलिए ये धन्यवाद का पाठ हमको अपने जीवन के अंदर पक्का कर लेना है, जिसे हमारे अंदर नम्रता भाव भी आ जाता है, निर्माणता आ जाती है, हमें कोई भी दुश्मन महसूस नहीं होता है, सबके साथ हमारी मित्रता हो जाती है और हम सदैव खुशी में उड़ते रहेंगे। तो बच्चों, ये बात हमको जरूर अपनानी है और उसके लिए हम 3 बातों पर अटेंशन देंगे। वो 3 बातें हैं। सबसे पहले ये बात ध्यान पे रखनी है कि हमको कभी भी कंप्लेंट नहीं करना है। जैसे आज मम्मी ने कुछ खाना बनाया, हो सकता है हमको वो चीज पसंद नहीं भी हो, लेकिन फिर भी वो भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद है और इसीलिए हम उसको धन्यवाद देंगे। मम्मी को भी धन्यवाद देंगे, उस चीज को भी धन्यवाद देंगे। तो धीरे धीरे हमको वो चीज भी अच्छी लगने लगेगी और वो हमको तंदुरुस्ती प्रदान करेगी। इसीलिए कोई भी बात के लिए हमारे पास कंप्लेंट न हो, मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे यही क्यों मिला है, उसको क्यों नहीं, कभी भी कंप्लेंट नहीं। जो मिला है, जो है मेरे पास, उसके लिए मैं खुश हूँ, धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात, कभी भी हमको करेक्शन नहीं करना है कि उसका अच्छा है, मेरा अच्छा नहीं, उसका बड़ा है, मेरा छोटा है, उसकी वैल्यू बहुत अच्छी है, कीमत अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, मेरी अच्छी नहीं, मेरी अच्छी है, उसकी अच्छी नहीं। तो कभी भी करेक्शन नहीं करना है। और तीसरी बात, क्रिटिसाइज नहीं करना है। तो ये 3 बातें नहीं करना है और एक बात करनी है, वो है धन्यवाद। सब कुछ है वो बहुत अच्छा है, मेरे लिए कल्याणकारी है और मुझे सब कुछ अच्छा ही मिला है और मेरा इसीलिए अच्छा ही होगा। इसलिए ये बात अगर हम जीवन में धारण कर लेते हैं तो बच्चों, आप सदैव पंछी की तरह उड़ते रहेंगे, खुश होंगे और सबको भी खुशी दिलाते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति। आज के राजयोगा मेडिटेशन कोर्स में आप सभी बच्चों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कल के सत्र में हमने परमात्मा की पहचान जानी। उस सत्र में हमने ये समझा कि जैसे हम कहते हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन मालिक एक होते हुए भी उस मालिक के लिए, परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए संसार में अनेक मत मतांतर है। और हमने ये भी जाना कि क्यों संसार में अनेक मत मतांतर है। तो संसार में परमात्मा के लिए इसलिए मत मतांतर है क्योंकि जिसको जैसे परमात्मा समझ में आया, जिस फॉर्म में उसे अनुभव हुआ, उन्होंने वही परमात्मा की सत्य पहचान समझ करके उस परमात्मा को याद किया, उस परमात्मा की आराधना की। लेकिन हमने कल के लेसन में जाना कि परमात्मा सभी मनुष्य आत्माओं को एक वचन दे करके गए हैं कि जब जब इस संसार में अति धर्म ग्लानि होगी तो मैं आकर के अनेक अधर्म का विनाश, अनेक धर्म का विनाश,
अनेक धर्म का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। तो परमात्मा फिर से मूल्यनिष्ठ समाज बनाने के लिए इस सृष्टि पर अवतरित होकर के फिर से वे अपना दिव्य कार्य कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे समय के बारे में। वैसे भी हम समय के लिए कहते हैं कि समय बड़ा बलवान है, समय में बहुत शक्ति है न। समय हर एक का परिवर्तन होता है। क्यों हम समय को बलवान कहते हैं? क्योंकि समय जो है वो अच्छे को भी परिवर्तित कर देता है। हम जीवन में देखते हैं कि कोई बहुत गरीब होता है, अचानक से उसके जीवन का समय बदल जाता है और बहुत वो धनवान बन जाता है। तो उनके जीवन में जो समय था पहले गरीबी का था, अचानक बदल गया। कोई आप देखते होंगे बच्चों, कोई स्कूल में हम जाते हैं, कोई बच्चे बहुत डल होते हैं, पर 1-2 साल के बाद वो अचानक बहुत होशियार हो जाते हैं, उनको सब याद आने लगता है। तो उस प्रकार से उनका जो समय है, समय के अनुसार उनकी बुद्धि विकसित हो जाती है, उससे उनको सब याद रहने लगता है। अर्थात इस संसार में समय जो है अपने समय अनुसार, अपने प्रारूप समय जो है अपने अनुसार परिवर्तन करता है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि अच्छे वक्त में हमें घमंड नहीं करना चाहिए और बुरे वक्त में हमें धीरज नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम समय को क्या कहते हैं? समय को हम चक्र कहते हैं। तो चक्र का हम अर्थ जानेंगे। चक्र माना क्या? चक्र माना जो सदा गोल घूमते रहता है, उसको हम चक्र कहते हैं। अब चक्र का एक छोटा सा उदाहरण, आपके घर में फैन होगा, है ना? फैन क्या होता है? सदा गोल घूमते रहता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि फैन का जो चक्र है वो इस पत्ते से शुरू हुआ, इस पत्ते पे वो खत्म हुआ, नहीं, वो हमेशा क्या करता है? गोल घूमते रहता है। इसलिए हम उसको चक्र कहते हैं। चक्र की न आदि होती है न अंत होता है, जो सदा ही घूमते रहता है उसको हम चक्र कहते हैं। तो समय भी क्या है? समय भी चक्र है। तो समय हमेशा घूमते रहता है और घूमते घूमते हमारे जीवन में अनेक बदलाव, अनेक परिवर्तन को लाता है। हम देखते हैं कि संसार में, सृष्टि में अनेक प्रकार के चक्र हैं। अब हम जानेंगे कि संसार में कौन से चक्र हैं। जैसे ऋतु का चक्र है, महीने का चक्र है, सप्ताह का चक्र है, दिन रात का चक्र है। तो हर चक्र की एक अवधि होती है। जैसे हम ले ऋतु का चक्र, तो हम देखते हैं 3 ऋतु होते हैं। आप सभी बच्चे जानते हैं वो कौन से 3 ऋतु होते हैं। पहला होता है रेनी सीजन, फिर दूसरा है रेनी के बाद क्या आता है? विंटर, फिर उसके बाद आता है समर। अब समर चला गया, अब हम रेनी सीजन में हैं, इसके बाद विंटर आएगा, उसके बाद फिर से क्या आएगा? समर आएगा। तो इस प्रकार से इस प्रकार से ऋतु का चक्र उनके ड्यूरेशन के बाद, वो अवधि के बाद पुनरावृत्ति को प्राप्त करता है। अब लीजिए सप्ताह का चक्र। सप्ताह 7 दिन का होता है। 7 दिन के बाद सप्ताह का चक्र पुनरावृत्ति को प्राप्त करता है। संडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर से संडे आया। तो संडे आने के बाद 7 दिन के बाद सप्ताह का जो चक्र है वो पुनरावृत्ति को प्राप्त कर रहा है। अब दिन रात का चक्र ले, तो आप सभी बच्चे जानते हो दिन रात के चक्र में कितने घंटे हैं? 24 घंटे। तो 24 घंटे के बाद एक दिन कंप्लीट हो जाता है, एक चक्र दिन का कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से हर चक्र की एक ड्यूरेशन है। उस ड्यूरेशन के बाद वो चक्र पुनरावृत्ति को प्राप्त करता है। अब हमें जानना क्या है? हमें सृष्टि चक्र को जानना है ना। समय का चक्र माना सृष्टि का चक्र। तो ये सृष्टि चक्र की ड्यूरेशन क्या होगी? आप बच्चों के मन में भी कभी ख्याल आया होगा कि ये संसार की उत्पत्ति कब हुई, किसने की होगी,
ये संसार कैसे चलता है, कितने समय तक चलेगा, कैसे इस संसार में परिवर्तन आएगा, है ना। आपके मन में भी ख्याल तो आता होगा ना। तो इस प्रकार से परमात्मा कहते हैं कि ये जो संसार का चक्र है इसकी भी एक अवधि है। जैसे किसी नाटक, परमात्मा कहते हैं कि इस संसार के चक्र का भी एक, परमात्मा कहते हैं इस संसार के चक्र की भी ड्यूरेशन है। और इसकी ड्यूरेशन क्या है, तो 5000 वर्ष है। अब आप बच्चे कहेंगे हम कैसे माने कि ये 5000 वर्ष का है। हमारे शास्त्रों में तो कहते हैं कि ये संसार का चक्र लाखों वर्ष का है ना। आप कह रहे हैं कि 5000 वर्ष का है, तो हम कैसे माने कि ये 5000 वर्ष का ही चक्र है। तो बच्चों, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ, क्योंकि ये 5000 वर्ष का चक्र है, ये किसने कहा है, परमात्मा ने कहा है। परमात्मा इस सृष्टि का रचयिता है, तो उसने यह नाटक रचा है। तो इस नाटक में क्या क्या होता है, कब कब होता है, कितने समय तक एक नाटक चलता है, ये किसको पता होगा, उसी डायरेक्टर को ना, जिसने यह नाटक बना है। जैसे हम देखते हैं कि कोई नाटककार नाटक बनाता है, तो उस नाटक में क्या क्या पात्र है, क्या क्या सिचुएशन है, क्या क्या करना है, कितने मिनट का वो नाटक है, उसका पूरा ज्ञान उस डायरेक्टर को होता है। उसी प्रकार परमात्मा जो है ये सृष्टि चक्र का, संसार का, सृष्टि के निर्माता है। इसलिए परमात्मा ये जानते हैं कि ये 5000 वर्ष का नाटक है। तो ये जो 5000 वर्ष का नाटक का, ये 5000 वर्ष के नाटक का जो ड्यूरेशन बताया है, वो किसने बताया है, स्वयं निराकार शिव परमात्मा ने। अब हम जानते हैं कि सृष्टि चक्र जो है, हमारे शास्त्रों में सृष्टि चक्र को स्वास्तिका के रूप में दिखाते हैं। आप बच्चे जानते होंगे कि जब भी हम कोई शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो हम क्या करते हैं, है ना, स्वास्तिक निकालते हैं। समझिए हमने नया घर बनाया, तो क्या करेंगे, जब घर की पूजा होती है तो हम क्या करते हैं, स्वास्तिक निकालते हैं। घर में कोई भगवान की पूजा रखेंगे तो कलश पे क्या निकालते हैं, स्वास्तिक निकालते हैं। स्वास्तिक हम क्यों निकालते हैं, स्वास्तिक सृष्टि चक्र का प्रतीक है। हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि ये शुभ का प्रतीक है। अब हम जानेंगे स्वास्तिक का अर्थ। स्वास्तिक शब्द 2 शब्दों से बना हुआ है, स्व प्लस अस्तिक। इसके 2 अर्थ होते हैं। स्व माना मैं स्वयं, अस्ति माना हूँ, मेरे स्वयं का अस्तित्व स्वास्तिक में है। अब हमारा अस्तित्व स्वास्तिक में कैसे है, स्वयं माना मैं आत्मा इस सृष्टि चक्र में जन्म पुनर्जन्म को प्राप्त करती हूँ। अर्थात मुझ आत्मा का अस्तित्व किसमें है, स्वास्तिक में, अर्थात सृष्टि चक्र में है। उसके साथ साथ ही स्वस्तिक का दूसरा अर्थ है स्व माना जो सदा, स्व अस्ति माना जो सदा ही शुभ है, उसे कहते हैं स्वस्तिक। तो जो हमारे लिए सदा कल्याणकारी है, अर्थात इस सृष्टि चक्र में जो भी घटना घटित हो रही है उसमें हमारा कोई ना कोई कल्याण अवश्य है। अब आपके मन में संकल्प आया होगा, विचार आया होगा कि हमको टीचर अगर कुछ गलती करते हैं तो वो हमें पनिश करते हैं, इसमें हमारा क्या कल्याण है। अब हमें खेलने का मन करता है तो मम्मी कहती है स्टडी करो स्टडी करो, अब इसमें हमारा क्या कल्याण है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि हमें टीचर पनिश क्यों करते हैं, हमें क्यों कहते हैं कि अच्छे से होमवर्क करो, क्यों, क्योंकि वे जानते हैं हम अच्छा होमवर्क करेंगे या फिर हम अपने जीवन में गलती नहीं करेंगे तो ही हमारा भविष्य अच्छा बनेगा। एक छोटी सी उनकी पनिशमेंट भी हमारे लिए कल्याणकारी बन जाती है। जिस समय आपको पनिशमेंट दी जाती है उस समय आपको लगता है, दुख होता है, आपको अच्छा नहीं लगता है,
फिर भी आप उसको स्वीकार करते हो। उस समय भले ही दुख लगता होगा, लेकिन उस बात से आप अपने जीवन में कुछ अच्छी सी सीख लेकर के आगे बढ़ते हो। तो अर्थात मेरे कहने का भावार्थ है कि हर परिस्थिति में हमारा कोई ना कोई कल्याण अवश्य समाया हुआ है। हम एक कहानी के द्वारा इसको स्पष्ट करेंगे। एक बार एक राजा जी जंगल में शिकार करने के लिए निकलते हैं। राजा के साथ उनके एक मंत्री होते हैं और 2 सिपाही, 4 लोग शिकार के लिए निकलते हैं। और शिकार करते 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 वो बहुत घने जंगल में चले जाते हैं। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं, वो शिकार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस दिन पता नहीं किसी को भी शिकार नहीं मिलता है। वो निशाना लगाते हैं, वो चूक जाता है। तो इस प्रकार से वो शिकार करते करते घने जंगल के बीच में चले जाते हैं। तो शिकार करते समय राजा जी के अंगूठे को जख्म हो जाता है। राजा जी के अंगूठे को बाण लग जाता है। लगने के बाद उनके अंगूठे से खून बहते रहता है। तो राजा जी अपने मंत्री से कहते हैं कि मंत्री जी, मेरे हाथ को बाण लग गया और मेरे अंगूठे से खून निकल रहा है। तो मंत्री जी बड़े ज्ञानी होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। तो वे कहते हैं, कोई बात नहीं राजा जी, इसमें भी कोई ना कोई कल्याण होगा। तो राजा जी को बड़ा गुस्सा आ जाता है, मुझे हाथ को लगा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मेरे हाथ से खून बह रहा है, और मंत्री जी क्या कह रहे हैं, इसमें भी कोई ना कोई कल्याण अवश्य होगा। तो राजा को गुस्सा आ जाता है। तो राजा जी सिपाहियों को गुस्से में कह देते हैं कि मंत्री जी को लेके जाओ और जेल में डाल दो। इस प्रकार से 2 सिपाही मंत्री को लेकर के राजमहल चले जाते हैं और वो राजा से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी हमारे साथ चलिए, क्योंकि जंगल बहुत घना है। तो राजा जी उस समय गुस्से में थे, इसलिए वो कहते हैं कि आप आगे चलो, मैं आ जाऊंगा। फिर राजा जी जैसे ही सिपाही और मंत्री जी चले जाते हैं, थोड़ा शिकार देखते हैं, फिर निकलने ही वाले होते हैं राजा जी, तब राजा को कुछ व्यक्तियों ने घेर लिया होता है। राजा को बंदी बना करके ले जाते हैं। वो लोग कौन होते हैं? उस जंगल में रहने वाले लोग, आदिवासी लोग होते हैं। और आदिवासी लोगों की एक प्रथा होती है कि वे हर वर्ष एक नर बलि देते हैं अपने देवी को खुश करने के लिए। तो उस दिन अब राजा की नर बलि होने वाली थी। राजा को वो लोग लेकर के चले जाते हैं और फिर राजा जी वो लोगों को कहते हैं कि मैं यहाँ का राजा हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो लोगों को इनकी भाषा समझ में नहीं आती है। तो फिर पूरी पूजा की तैयारी हो जाती है, सारी विधिवत पूजा हो जाती है। अब थोड़ी ही देर में राजा जी की बलि चढ़ने वाली थी। लेकिन उनके जो पंडित थे वो देख रहे थे कि राजा जी कहीं खंडित बलि तो नहीं है। तो उनकी नजर उनके अंगूठे पर पड़ी। तो देखा उन्होंने कि उनके हाथ से खून बह रहा है, उंगली से खून आ रहा है। तो वे कहते हैं कि ये तो खंडित बलि है, तो देवी इसको स्वीकार नहीं करेगी, देवी इस पर प्रसन्न नहीं होगी, इसलिए राजा को छोड़ दीजिए। तब राजा जी के मन में पहले तो ग्लानि होती है कि मैंने मंत्री जी की बात नहीं मानी और मैंने मंत्री जी को खरी खोटी सुना करके उनको जेल में छोड़ दिया, जो मैंने मंत्री जी को जेल में डाल दिया। तो राजा जी बड़े ही ग्लानि भरे मन से घर पहुंच जाते हैं और अपने मंत्री से माफी मांगते हैं और वे कहते हैं कि मैं अल्पज्ञ होने के कारण, मुझे समझ न होने के कारण मैंने उस बात को नकारात्मक दृष्टि से देखा, लेकिन मुझे यह समझ मिल गई, मुझे यह सीख मिली कि जो जीवन में जो कुछ होता है उस समय भले ही हमको अकल्याण दिखाई दे, दुख दिखाई दे, लेकिन उस परिस्थिति में भी, उस सिचुएशन में भी हमारा कोई ना कोई कल्याण अवश्य होता है। इसलिए हम कई बार हमारे घर में स्लोगन्स लिखते हैं,
और एक गीता का बहुत अच्छा स्लोगन हर घर में हम लिखते हैं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हो गया वो भी अच्छा था, जो होने वाला है वो और ही अच्छा है। इसलिए कभी भी हमें किसी भी बात में निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है। तो सृष्टि चक्र हमें ये सिखाता है कि समय हमेशा परिवर्तनशील है, इसलिए जीवन में आने वाले अच्छे और बुरे समय में हमें संयम रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो आप सभी को चित्र में दिखाई दे रहा होगा बच्चों। तो बच्चों ये स्वस्तिक दर्शाता है, ये 4 भाग दर्शाता है कि संसार का जो चक्र है उसमें 4 युग है। पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेतायुग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कलयुग। हम अगर देखें दिन और रात के चक्र की 4 अवस्था होती है, सुबह, दोपहर, शाम और रात। इन 4 अवस्थाओं में से हम गुजरते हैं। उसी प्रकार सृष्टि चक्र की भी ये 4 अवस्थाएं हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग हम स्वास्तिका का पहला हाथ देखें ना, पहला जो हाथ होता है वो ऐसे होता है, अर्थात सतयुग में जो भी आत्माएं थी वो कैसे थी, ब्लेस्ड थी, वरदान प्राप्त करके आई हुई आत्माएं थी, इसलिए वो वरदानी युग था। इसलिए उस युग को कैसे दिखाया है, गोल्डन कलर में दिखाया है। गोल्डन माना हमारी जो आत्मा थी वो एकदम सोने के जैसे प्योर थी। फिर धीरे धीरे हम नीचे उतरते आए, फिर दूसरा युग शुरू हुआ, वो था त्रेता युग। तो त्रेता युग में स्वस्तिक का हाथ क्या हो गया, नीचे हो गया, अर्थात हमारी आत्मा जो सोने जैसी प्योर थी, जन्म पुनर्जन्म के चक्कर में आते 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 हम क्या बन गए ना, सोने से चांदी के जैसे बन गए। हमारी आत्मा में तभी भी बहुत शक्तियां और गुण थे, नैतिक मूल्य हमारी आत्मा में तभी भी थे, लेकिन और पुनर्जन्म के चक्र में आते आते फिर हम नीचे उतर गए। फिर हम पहुंच गए द्वापर युग में। आप देख रहे होंगे द्वापर युग को कैसे दिखाया है, कॉपर युग। कॉपर माना जो आत्मा सोने के जैसी थी, फिर चांदी के जैसे बन गई, अब कॉपर के जैसे बन गई। हमारी आत्मा की स्टेज को ये दर्शाता है। तो धीरे धीरे स्वास्तिक का हाथ ऐसे हो गया। आप बच्चों बताओ, ऐसा हाथ किसका होता है, किसका होता है, ऐसा हाथ मांगने वाले का होता है। तो द्वापर युग से जैसे ही हम नैतिक मूल्यों से गिरते गए तो परमात्मा को मांगना शुरू किया, हमारे जीवन में अशांति अनुभव होने लगी, तो हमने कहा हे परमात्मा सुख दो, शांति दो, प्रेम दो। तो हम भगवान को मांगना शुरू कर दी, इसलिए ऐसा हाथ है। फिर धीरे धीरे हम जन्म पुनर्जन्म लेते लेते कहाँ पहुंच गए, कलयुग में पहुंच गए। कलयुग में स्वास्तिक का हाथ कैसे है, ऊपर है। ऊपर माना है ना, जब हम असहाय हो जाते हैं, है ना, हेल्पलेस हो जाते हैं, तब हम किसे पुकारते हैं, किधर हाथ करते हैं, ऊपर हाथ करते हैं। बराबर है बच्चों। अर्थात कलयुग में हम इतने असहाय, अर्थात नैतिक मूल्यों से हम इतने गिर गए कि हम भगवान को कह रहे हैं, भगवान अब तू ही हमारा उद्धार कर। तो परमात्मा ने जैसे हमें गीता में वचन दिया है कि जब जब ऐसा समय आएगा जब मनुष्य आत्मा नैतिक मूल्यों से गिर जाएगी, तो परमात्मा आकर के फिर से हम आत्माओं का उत्थान करेंगे, हमारी आत्मा को नैतिक मूल्यों से भरपूर करेंगे। तो इस चित्र में दिखाया गया है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में एक छोटा सा युग दिखाया है, जिसको संगम युग कहते। संगम माना 2 युग का मिलन, संगम माना आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो यहाँ दर्शाया गया है कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। हर 2 युग में संगम युग होता है, जैसे सतयुग जाएगा, त्रेता आएगा, उसमें भी छोटा सा संगम युग होगा। त्रेता द्वापर में भी द्वापर त्रेता जाकर के द्वापर आ रहा है, द्वापर और कलयुग में भी संगम होता है। परमात्मा कहते हैं कलयुग और सतयुग का जो संगम युग है
वो है पुरुषोत्तम युग। पुरुष माना आत्मा, आत्मा को श्रेष्ठ बनाने का जो युग है वो है संगम युग, जो अभी चल रहा है। कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। हम देखते हैं बच्चों, सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय के समय क्या होता है, इधर अंधकार जाते रहता है, इधर ना सूर्य प्रकट होता है, अर्थात उजाला आते रहता है, अंधकार मिटते रहता है। तो परमात्मा हमें ज्ञान का उजाला दे करके क्या करते हैं, अंधकार से मुक्त कर देते हैं। इसलिए हम भगवान को प्रार्थना क्या करते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, है ना। ये कोई जो दिन रात में होने वाला अंधकार नहीं, बल्कि अज्ञान अंधकार से प्रकाश की माना ज्ञान की ओर ले चलो। तो परमात्मा फिर से संगम युग में आकर के हम सभी मनुष्य आत्माओं को इस आयरन एज से कहाँ लेके जा रहे हैं, गोल्डन एज में। आप बच्चे भी चाहेंगे ना गोल्डन एज में आना, वहाँ तो बहुत सारे सुख सुविधाएं होंगे, बहुत खुशी का जीवन होगा, बहुत अच्छे माता पिता होंगे, बहुत खुशी ही खुशी चारों ओर रहेगी। तो ऐसी दुनिया में आप सभी भी आ सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, तो दिव्य कर्म जमा करने हैं। तो दिव्य कर्म जितने हम जमा करेंगे उतने हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। और सतयुग में कौन होते हैं, पुण्य आत्माएं। तो आप सभी बच्चों का उस नए युग में परमात्मा स्वागत करते हैं। उसके लिए ज़रूरी है छोटे छोटे हम अच्छे कर्म करें, जैसे घर में मम्मी को हेल्प करना, पिताजी को मदद करना, हमारे घर में आप बड़े हैं, आपके छोटे भाई है, छोटी बहन है, उनके साथ प्रेम से रहना, स्कूल में फ्रेंड्स है उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, किसी से झगड़ा नहीं करना, किसी से ईर्ष्या नहीं करना। ऐसे छोटे छोटे अच्छे कर्म से ही हम क्या बनेंगे, मनुष्य से देव आत्मा बनेंगे। तो ऐसे आप भी अपने जीवन में पुण्य कर्म जमा करने का संकल्प लीजिए, तो भगवान की आपको बहुत मदद मिलेगी और अवश्य ही आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। इसी शुभ भावना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओम शांति। तो बच्चों, इस श्लोक को आगे बढ़ाते हुए श्लोक 8 में भगवान अर्जुन को इस तरह समझाते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान अर्जुन को इस श्लोक में समझाते हैं, भक्तों के उद्धार के लिए तथा दुष्टों के संहार के लिए, धर्म का पुनः स्थापन करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। तो इस श्लोक को मैं पहले सुनाऊंगी, फिर बाद में आपको इस श्लोक को दोहराना है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम शांति। वेलकम टू द ऑनलाइन समर कैंप बच्चों। मैं हूँ बीके अन्नपूर्णा। एक बात है जो कही जाती है कि जान है तो जहान है, इसलिए आज विशेष हम सबके बीच में मौजूद है डॉक्टर शिल्पा जी, जो को एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। हमारे हेल्थ को लेकर जितने भी क्वेरीज हैं और आप बच्चों के जितने भी सवाल हैं, वो सब सवालों के जवाब लिए हम सबके बीच में मौजूद हैं डॉक्टर शिल्पा जी। वेलकम टू द शो डॉक्टर शिल्पा जी। आपका इस ऑनलाइन समर कैंप में बहुत बहुत स्वागत है। और
जब ये प्रोग्राम बच्चों का है तो हम सोच रहे हैं कि सारे सवाल बच्चों के जितने भी क्वेरीज आई हैं, फीडबैक आए हैं, उसी से शुरू की जाए। एक कहावत कही जाती है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स वन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेकिन जो बात ये कही जाती है ये सुनने में अच्छी लगती है और समझने में भी अच्छी लगती है, लेकिन जब बात अमल करने की आती है तो बीच में आलस आ जाता है। और बहुत से बच्चे हैं वो हमेशा ये चीज़ को देखते हैं कि जब सुबह उठने की बारी आती है तो उनके माँ बाप आते हैं, उनको उठाते हैं। बच्चे ये चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसीलिए बार बार हमसे एक ही सवाल पूछते हैं, क्या सुबह उठना इतना ज़रूरी है? सुबह में ऐसी कौन सी खास बात है जो बाकी समय में नहीं रहती है? क्योंकि उनके जो माँ बाप बेचारे जो सुबह से अपनी दिनचर्या की शुरुआत उनको उठाने से लेकर रात को सुलाने तक में लगा देते हैं, बच्चे ये सब देखकर ही हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं। क्या आप बच्चों को बताना चाहेंगे कि सुबह का इतना महत्व क्यों गाया हुआ है हमारे भारत में या पूरी दुनिया में? तो सुबह उठने के तो फ़ायदे बहुत सारे हैं, तो कोई भी चीज़ अगर फ़ायदा होगा तो ही करेगा। तो बच्चों को भी मैं यही बताना चाहूँगी कि सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ना कि सिर्फ माँ बाप पर, ये बहुत सारे ग्रंथों में भी या कहीं पे ऐसा नहीं देखा गया कि कोई कहेगा कि सुबह नहीं उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठने के हर कोई बात करता है, पर उसके फ़ायदे पता चलेंगे तो हम वो चीज़ ज़्यादा एक्टिवली कर सकते हैं। बच्चे भी ये सवाल पूछ रहे थे कि सुबह उठने का अगर कोई फ़ायदा है तो हमें बताइए, तो हम और जल्दी उठ सकते हैं। जी, तो सबसे पहले मैं ये फ़ायदा बताना चाहूँगी कि सुबह के वातावरण में जो होता है ना, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ब्रेन को वर्क करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो जितना ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगा उतना ब्रेन एक्टिवली काम कर सकता है। तो दिन का कौन सा ऐसा दूसरा टाइम नहीं हो सकता जहाँ पे ऑक्सीजन इतनी मात्रा में मिलता है। क्यों? तो देखा जाए तो सुबह के जो एनवायरनमेंट रहता है, वातावरण रहता है, उसमें ऑटोमोबाइल्स नहीं रहते हैं, कोई गाड़ी व्हीकल्स नहीं चल रही रहती, तो उसका धुआं कम रहता है। साथ ही साथ कोई इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज वो कुछ नहीं रहते हैं, तो उसका भी धुआं कम रहता है। तो जो भी ओवरऑल देखा जाए तो पोल्यूशन जो है ना एनवायरनमेंट का, वो कम रहता है। इसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो सुबह के वातावरण में जितना ऑक्सीजन हम ले सकते हैं, दूसरा कौन सा ऐसा पीरियड नहीं कि जहाँ पे ऑक्सीजन मिल सकता है। तो ये एक फ़ायदा मैं बताना चाहूँगी बच्चों को। और दूसरी बात अगर कही जाए तो सुबह जितना शांत वातावरण रहता है उतना दिन का कोई वातावरण नहीं रहता है। इसीलिए शायद साइंटिस्ट भी शांति में जाके रिसर्च करते हैं, इसलिए बच्चों को भी जो पढ़ने का समय है वो कहा जाता है कि सुबह उठकर जल्दी पढ़ना चाहिए। जल्दी पढ़ना चाहिए कहा जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ देखेंगे कि जो पढ़ाई 2 घंटे में हो सकती है, वही पढ़ाई अगर सुबह उठ के करेंगे तो आधे घंटे में हो सकती है। क्यों? तो इसका एक इफेक्ट है कि शांति रहती है, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता है। नहीं तो दूसरे टाइम पीरियड में क्या रहता है, कहीं पे कुछ चल रहा है, गाना चल रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है, मोबाइल्स की आवाज़ हो, घर में आवाज़ हो, ये सभी आवाज़ होता है, तो ये सभी डिस्टर्बेंस होता है। तो ये बात एक बेनिफिशियल है कि बच्चों को सुबह उठ के पढ़ाई करना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी है कि आयुर्वेद में भी ये मेंशन है कि आयुर्वेद कहता है कि सुबह का जो पीरियड रहता है उस पीरियड में कफ और सत्व प्रधानता रहती है। तो कफ सत्व प्रधानता रहती है तो ब्रेन जो है ना हाईएस्ट एक्टिव मोड में रहता है। और जो रात की एक अच्छी नींद होने के बाद जो ब्रेन की स्ट्रेंथ रहती है तो एक हाईएस्ट वर्किंग पावर रहता है। तो इस पीरियड में आप जो भी काम करेंगे वो ऑब्वियसली सक्सेसफुल ही होगा। मतलब बेनिफिट ही बेनिफिट है सुबह बेनिफिट है सुबह उठने की। तो मैं समझती हूँ कि माँ बाप ऐसे ही नहीं कहते कि सुबह उठना चाहिए। तो सुबह उठने के बहुत सारे फायदे हैं, तो बच्चों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि सुबह उठने से क्या क्या फायदे होते हैं। जी जी जरूर, बच्चे तो बहुत अच्छे से सुन भी रहे होंगे और इस चीज़ का ध्यान भी रखेंगे। तो मैं ये बच्चों को भी कहना चाहूँगी और बच्चों के साथ साथ माँ बाप को भी कहना चाहूँगी, बच्चे जो भी सीखते हैं माँ बाप को देख के सीखते हैं। तो सुबह उठने के फ़ायदे बच्चों को तो है ही है, साथ ही साथ माँ बाप को भी ये ध्यान देना चाहिए कि वो भी सुबह उठे और बच्चों को वो आदत लगाए। अगर वो आपको देखेंगे तो ऑब्वियसली वो भी जल्दी उठना चालू कर देंगे। और एक चीज़ जैसे आपने कही कि माँ बाप भी जानते हैं कि सुबह उठने के कितने फ़ायदे हैं, लेकिन माँ बाप और एक चीज़ से थोड़ा बच्चों को लेकर हम ये कहें कि थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं जब वो भोजन अच्छे से नहीं करते हैं। और जब भोजन करने की बात आती है तो बच्चों को कहा जाता है कि आपकी जो प्लेट में खाना परोसा जाएगा उसमें प्रोटीन्स भी रहेगा, फैट्स भी रहेगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी रहेगा।
लेकिन जब फैट का नाम आता है तो बच्चे उस समय घबरा जाते हैं कि फैट हमें नहीं लेना क्योंकि हम मोटे हो जाएंगे टीनेजर्स में। और मतलब अभी से इतना कॉन्शियस हो गए हैं कि हम मोटे नहीं होंगे, तो ऐसी ऐसी चीज़ों को भी वो अवॉइड कर देते हैं। और अवॉइड का मतलब है टोटली उस चीज़ को खाने से नेग्लेक्ट हो जाते हैं। अगर फैट से मोटापा हो रहा है तो वो सोचते हैं हम इसको बिल्कुल अवॉइड कर देंगे, लेकिन उस चीज़ को पूरा अवॉइड करने से हमारे हेल्थ पे किस तरीके से उल्टा असर होता है, इस चीज़ के बारे में हम चाहेंगे कि डॉक्टर शिल्पा जी आप बच्चों को इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज दें कि क्यों एक थाली में जब हम भोजन लेते हैं तो सब इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि खाने में जो है ना बैलेंस डाइट चाहिए। तो हर प्रकार का खाना थाली में होना चाहिए। तो जितने प्रकार के अपने शरीर के टिश्यूज़ बनते हैं तो उसको हर प्रकार का भोजन चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे ये पसंद है तो मैं वही खाऊंगी, मुझे ये पसंद नहीं है तो मैं वो नहीं खाऊंगी, करेले की सब्जी मुझे पसंद नहीं तो मैं करेला खाऊंगी ही नहीं। जैसे कि बच्चों को स्कूल में सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, अगर मैथ्स अच्छा नहीं लगता है इसका मतलब ये नहीं कि हम मैथ्स को पूरा अवॉइड कर दें, तो उसको भी पढ़ना जरूरी तो पढ़ना जरूरी जी। है। ऐसे ही बॉडी को जो है ना सभी न्यूट्रिएंट्स चाहिए ही रहते हैं। तो बच्चों को ये अवेयरनेस नहीं रहता है, बच्चों को कहो या माँ बाप को कहो कि ये अवेयरनेस नहीं रहता है कि किसमें क्या न्यूट्रिएंट्स रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि आप बोल रहे थे कि बच्चे मतलब फ़ैट यूज़ करने के लिए डरते हैं, मोटापा मतलब आ जाएगा या मोटे हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि फ़ैट यूज़ करने से मोटा हो जाता है। तो घी की मात्रा वो भी फैटी है, तो घी की मात्रा तो दिन खाने में तो घी ही सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हैं बच्चे खाने के लिए। नहीं, तो ये तो देखा जाए तो घी तो वो है ना ब्रेन टॉनिक कहा जाता है। तो घी यूज़ करेंगे तो उतना माइंड शार्प हो जाएगा। तो घी की मात्रा तो चाहिए, पर इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप घी ही खाते जाओ। तो कौन सी भी चीज़ उसके लिमिट में करनी चाहिए। तो दिन में या सुबह शाम में जो भी है ना 2-2 चम्मच आप घी का यूज़ कर सकते हैं खाने में हो। मतलब कोई भी चीज़ की अति ना हो, मॉडरेट क्वांटिटी में मॉडरेट क्वांटिटी में हो लेना चाहिए। तो जैसे देखा जाता है तो फ्रूट्स आप वेजिटेबल्स हो या जैसे ग्रेन्स हो, सीरियल्स जैसे दाल, ये सभी चीज़ों में आपको एनर्जी मिलती है। तो ये सभी चीज़ों का खाने में यूज़ होना चाहिए, खाने में उसको रखना चाहिए। और जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट है, मिल्क है, कर्ड है, इससे ना कैल्शियम की मात्रा बहुत बढ़ती है, तो उससे हड्डियाँ मजबूत होती है। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो कोई बच्चे तो दूध पीना ही पसंद नहीं करते हैं, तो ये बात को भी बहुत मतलब ध्यान देना चाहिए। और माँ बाप उनके पीछे भागते हैं कि आप दूध पीजिए, दूध पी लो। तो ये भी एक बात है कि ध्यान देने की। और दूसरी बात अगर हम देखा जाए तो वेजिटेबल्स भी यूज़ करना चाहिए, और साथ ही साथ प्रोटीन्स, हाई प्रोटीन डाइट भी बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि जितना प्रोटीन डाइट देंगे उतना ब्रेन एक्टिवली वर्क करता है। जैसे कि स्प्राउट्स हो, आप उसको बच्चों को देना चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है कि जितना हो सके उतना बैलेंस डाइट माँ बाप को भी अपने बच्चों को देना चाहिए, और बच्चे भी माँ बाप को मना नहीं करना चाहिए कि जो देते हैं जैसे कि दूध नहीं पीऊँगा, है ना, तो ये सब्जी नहीं खाऊँगा, वो सब्जी नहीं खाऊँगा। तो ये सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर शिल्पा जी आपने बहुत सही बात कही है। लेकिन जब बच्चों को कहा जाता है कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी खाएं, तो खाते तो हैं, लेकिन बीच में उनके जो हम कहेंगे ब्रेन एक्टिव हो जाता है एक नाम सुन के, वो है जंक फूड। और ऐसा मैंडेटरी हो गया है बच्चों के लिए कि हमने महीने में दाल, चावल, रोटी, सब्जी खा ली है, अब महीने में 1 या 2 बार तो हमको जंक फूड लेना ही लेना है। मैं तो यूं कहूँगी कि आजकल का ये जो जंक फूड है एक पैशन है, पैशन भी ना कहें, हम ये कहें कि फैशन बन गया है। इसके बिना ज़िंदगी बच्चों के लिए बिल्कुल अधूरी सी लगती है। बर्थडे पार्टी है या कुछ अच्छी पार्टी होती है, ट्रीट देना है, तो घर में बुलाते तो हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जंक फूड के ऊपर में उनका फोकस रहता है। इसके बारे में आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगी? जी, आप इसको जंक फूड कहो, फास्ट फूड कहो या प्रिजर्व्ड फूड कहो, कुछ भी कहो, तो ये जो जंक फूड है, नाम इटसेल्फ इंडिकेट, वेस्ट, नाम ही कहता है कि जंक है। जंक मतलब क्या? वेस्ट, यूजलेस, जिससे कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं मिलना है। तो मैं ये सोचती हूँ कि जिसे कुछ नहीं मिलना है वो चीज़ लेके क्या फ़ायदा। इसका मतलब तो ऐसा हो गया कि हम कूड़ा खा रहे हैं, कूड़ा कचरे के बराबर ही हो गया ना। तो जंक फूड से ना बॉडी को कुछ न्यूट्रिशन मिलता है, पर देखा जाए तो इससे बॉडी को साइड इफ़ेक्ट है ना, इसके एडवर्स इफेक्ट है, ना केवल बॉडी को बट मन को भी अफेक्ट करता है। तो आजकल देखा जाए तो बच्चे बहुत एंग्जाइटी है, फियर है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, कंसंट्रेशन नहीं लगता है,
मेमोरी कम है, हर माँ की कंप्लेंट रहती है। पर इसके पीछे का एक कॉज ये भी हो सकता है कि जंक फूड है। तो ये माइंड को अफेक्ट तो करता ही है, साथ ही साथ शरीर को भी अफेक्ट करता है। तो आजकल देखेंगे तो बच्चे कितने वीक हैं ना, स्ट्रेंथ ही नहीं है। माँ तो बोलती है कि मैं जितना भोजन चाहे उतना खिलाती हूँ, है ना, पर मेरा बच्चा वीक ही है, तो क्या भोजन खिलाते हैं, वो भी तो मैंडेटरी है ना। तो ये एक बात है। और डिफिशियंसीज है, बहुत सारे डिफिशियंसीज है। छोटे बच्चों को स्पेक्ट है, आजकल तो ये कॉमन हो गया है बच्चों में जी। स्पेक्स लगना। जी। तो ये सारे जो भी है, डिफिशियंसी है, वीकनेस है, जो भी शारीरिक है, जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम बच्चों के, कहीं ना कहीं जंक फूड अफेक्ट कर रहा है। आज सब न्यूट्रिशन की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से भी ये हो सकता है। न्यूट्रिशन की पूरी इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से भी, और एक बात ऐसे भी है कि मुंह को अच्छा लगता है जी, मतलब टेस्ट बड के लिए हम जंक फूड लेते हैं, जी, क्योंकि टेस्ट जब हमारे हेल्थ के लिए ही अच्छा नहीं है तो मतलब हमारे सिर्फ जुबान की टेस्ट के लिए हम वो भोजन करते जी। हैं। और साथ ही साथ मैं समझती हूँ कि सोशल स्टेटस भी एक बात यहाँ पे आ जाती है कि सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए कि कहाँ पे पार्टी किए, तो पिज्ज़ा हट में पार्टी किए। तो ये सभी बातें अफेक्ट कर रही है आजकल के जनरेशन को। जी बिल्कुल सही कहा डॉक्टर शिल्पा जी। और बच्चों ने भी सुन लिया है कि किस तरीके से हमको अपना भोजन रखना चाहिए, क्योंकि जो प्यार माँ के हाथ के भोजन में रहता है वो प्यार हमको बाहर के भोजन में तो नहीं मिलता। और हमारे बच्चे बहुत समझदार है, छोटा सा इशारा ही बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। डॉक्टर शिल्पा जी, आपने एक बात कही है अभी कि माँओं को बहुत परेशानी हो जाती है बच्चों को बैलेंस करने में कि किस तरीके का भोजन हम उनको दें। एक और चीज के लिए कंप्लेन आई है, और एक माँ की नहीं, बहुत सारी माँओं की कंप्लेन आई है कि एक ऐसी चीज है जो बच्चे कभी भी छोड़ने को रेडी ही नहीं हो रहे। जंक फूड भी वो छोड़ने को रेडी है, लेकिन आज का जो समय चल रहा है उसमें जो एडिक्शन है वो बच्चों से जो शुरुआत हो रही है वो है मोबाइल की। उनके हाथ से कितना भी छुड़ाओ वो छूटता ही नहीं है। तो हम तो ज़रूर चाहेंगे कि हमारे बच्चों को इस बात का पता चले कि मोबाइल एडिक्शन कितना हार्मफुल है। लेकिन ये ऑनलाइन का समय चल रहा है और बच्चों के जितने भी स्टडीज़ है वो सब भी ऑनलाइन ही हो रहे हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो फ़ोन के अलावा या कंप्यूटर्स के अलावा, लैपटॉप के अलावा कहीं और जाके पढ़ सकें। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि इससे हम प्रिकॉशन कैसे ले सके यूज़ करते करते। जी हाँ, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी का ये कौन सा दौर है जहाँ पे इंसान खामोश और ऑनलाइन पे शोर है। जी जी, बिल्कुल सही कहा। ऑनलाइन में आजकल शोर ज़्यादा है। शोर ज़्यादा है। और ऑल ओवर वर्ल्ड अगर देखा जाए तो जो भी केसेस हैं खास करके टीनेजर्स के, तो वो ये है कि मोबाइल एडिक्शन की, जो भी केसेस अभी शुगर के, कैंसर के, इससे भी ज़्यादा रेट जिस केसेस का आ रहा तो वो है मोबाइल एडिक्शन का। तो आजकल तो डी एडिक्शन सेंटर भी खुल गए हैं। तो मोबाइल के डी एडिक्शन सेंटर्स भी खोले गए हैं। जी जी। तो मोबाइल का एडिक्शन एक बहुत सेंसिटिव प्रॉब्लम हो गया है। सारे नेशंस को ही बोलो कि ये सेंसिटिविटी बढ़ गई है कि मोबाइल को एडिक्ट हो रहे हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी मोबाइल को एडिक्ट हो रहे हैं। तो ये मोबाइल का जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ करना, ये अपनी हेल्थ के लिए बहुत अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है, तो एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि हमारे माइंड में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, एक स्लीप साइकिल होता है। जैसे कि सुबह का जो लाइट है, तो सुबह एक ब्लूइश लाइट रहता है, मतलब एनवायरनमेंट ब्लूइश रहता है। तो जैसे ही वो ब्लूइश लाइट जो है ना, रेज है, अपने आँखों से माइंड में जाते हैं, तो माइंड उसको रिस्पॉन्ड करता है, तो सिग्नल देता है कि अभी दिन हो गया है। तो उसके हिसाब से अपनी सारी एक्टिविटीज़ चलती है। तो उठ के हम वर्क करना चालू करते हैं, सभी होता है। फिर जैसे जैसे शाम होती रहती है वैसे लाइट क्या होती है, डिम होती जाती है ना। वो अंबर कलर की लाइट होती है। तो जैसे ही वो लाइट अंबर कलर की आँखों से माइंड को सिग्नल देती है कि अभी शाम हो गई है, तो शाम हो गई तो माइंड क्या है, सेट हो जाता है कि अभी मुझे सोना है। पर मोबाइल जो है, लैपटॉप, टैबलेट्स, उसका अगर आप स्क्रीन देखेंगे तो वो क्या रेडिएट करता है, ब्लूइश रहते हैं। ब्लूइश लाइट रेडिएट। तो मतलब वो ब्रेन को ये सिग्नल दे रहा है कि रात है, लेकिन सिग्नल ये दे रहा है मोबाइल दिन है। जी। तो वो सो नहीं पाएंगे। जी। तो ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि नींद ना आना। तो आजकल के बच्चों की जो भी है, बड़ों की है, तो नींद नहीं है, इंसोम्निया कहते हैं उसको। तो नींद नहीं है, तो क्यों नींद नहीं आ रही, तो ब्रेन को क्या सिग्नल दे रहे हैं आप, अभी दिन ही है। तो ब्रेन क्या करेगा, नींद नहीं आएगा ना। तो नींद आने के लिए ब्रेन में एक हार्मोन रिलीज होना पड़ता है, उसको कहते हैं मेलाटोनिन। तो अगर वो ब्रेन सिग्नल ही नहीं दे रहा है
तो हार्मोन रिलीज ही नहीं होगा, तो मेलेटोनिन ब्लॉक हो जाएगा अंदर। मेलाटोनिन ब्लॉक हो जाएगा। और क्या करेंगे, नींद नहीं आएगा, फिर से व्हाट्सएप देखना चालू करेंगे, फेसबुक देखना चालू करेंगे, फिर ज़्यादा नींद नहीं आएगी। तो ये ना स्लीप के साइकिल को डिस्टर्ब करता है, बायोलॉजिकल जो क्लॉक है उसको डिस्टर्ब करता है। साथ ही साथ इसके और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, नुकसान हैं। जैसे कोई कानों में ईयरफोन कंटिन्यू डाल के गाना सुनना चालू कर देते हैं। तो अगर इतना कंटिन्यू आप गाना सुनेंगे तो जो कानों के वो भी हाई वॉल्यूम में सुनते हैं। जी, हाई वॉल्यूम में, तो ईयरफोन से भी सुन रहे तो भी बाजू वालों को आवाज़ आता है। तो इसका जो कानों के जो पर्दे रहते हैं उस पर इफेक्ट होता है। तो कम उम्र में कानों का सुनाई देना कम हो जाना, तो ये सारी बातें होती हैं। कभी कभी डबल साउंड भी आता है। डबल साउंड भी आता है। और एक जो मैं सिम्टम बताना चाहूँगी मोबाइल एडिक्शन का, तो वो है कि नो फोन फोबिया। नो फोन फोबिया। नो फोन या नो मोबाइल फोबिया। जी। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे क्या करते हैं, ये बच्चे हो या बड़े हो, उनसे अगर एक आधा घंटे के लिए भी आप मोबाइल छीन लीजिए या बाजू में रखिए, उनका रोना शुरू हो जाएगा। रोना शुरू हो जाता है। और बड़ों में तो स्ट्रेस आ जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, और ऐसा हो जाता है कि उनके कानों में ना मोबाइल की रिंगटोन बजने लगती है, कहीं मेरा मोबाइल तो नहीं बज रहा है, कहीं तो मैसेज केसेस में बहुत बार सुनने में भी आया है जी, कि जी। फोन नहीं है फिर भी उनको रिंग सुनाई दे रही है। जी जरूर। तो ये सारी बातें हैं। साथ ही साथ बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट है, जैसे कि आई विजन का कमज़ोर होना, है ना, उसको आई विजन सिंड्रोम कहते हैं, है ना, दिखाई कम देना या कमज़ोर दिखाई देना, इसलिए छोटे बच्चों को स्पेक्ट है। और आँखों से पानी आना, जलन होना, ये सारे ज़्यादा एक्सपोज होने की वजह से हैं। तो इसके साथ साथ बच्चे ये भी जानना चाहते हैं कि हम अवॉइड करने के लिए रेडी भी हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे में बच्चों को क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? जी, ये बात तो सही है कि जितना इसका नुकसान है उसके फ़ायदे भी हैं। तो आजकल तो सभी वर्क जो है ना, सभी काम है मोबाइल के सिवा, लैपटॉप के सिवा तो हो नहीं रहे। ये तो लाइफ का एक पार्ट बन गया है ना, इसलिए तो ये तो बात सही है। तो इसके लिए मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि वो प्रिकॉशन लेके मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर मोबाइल यूज़ करना ही है, कंटिन्यूस करना ही ज़रूरी ही है, तो आप थोड़ा सा उसको आँखों से दूर रखिए। तो बहुत ही नज़दीक ला के नहीं यूज़ करना है, उसको थोड़ा दूर रखेंगे तो उसके जो रेज़ हैं ना आँखों को उतना इफेक्ट नहीं करेंगे। और साथ ही साथ ये देखा गया है कि मोबाइल का जो ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके उंगलियों में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, ये प्रॉब्लम होता है। ज़्यादा टेक्सटिंग करेंगे तो उंगलियों में दर्द होगा। और गर्दन में दर्द इसकी वजह से होता है कि जब भी हम मोबाइल पे बात करते हैं तो कॉन्शियसली नहीं पर अनकॉन्शियसली हमारी गर्दन नीचे हो जाती है। वो हमको समझ में भी नहीं आता कि हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो गर्दन नीचे हो गई। तो ये नीचे गर्दन होने की वजह से क्या होता है, स्पाइन का जो स्पाइन के पोस्चर प्रॉब्लम शुरू हो जी जाए, चेंज होता है। उसकी वजह से गर्दन में पेन होना, सर्वाइकल प्रॉब्लम होना, ये चालू होता है। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि इसमें जो है आप एक कॉन्शियसली ध्यान रखें कि आपकी गर्दन नीचे ना हो। तो आप फ़ोन को यूज़ करें तो सीधी गर्दन रखें। नहीं आपको बहुत ही बात करना पड़ता है तो आप बेटर रहेगा कि आप हेडफोन का यूज़ करो, जिसमें आपको कॉन्शियसली मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। जी ज़रूर, बच्चे ध्यान में रखेंगे क्योंकि बच्चे बहुत स्मार्ट है और स्मार्टफोन को हैंडल करने के लिए स्मार्ट बच्चों की ज़रूरत है और हमें डल बिल्कुल भी नहीं होना है। डॉक्टर शिल्पा जी, आपने तो इसके बेनिफिट्स और इसके प्रिकॉशंस हमें बता दिए, लेकिन एक और जगह में जो आज के बच्चे थोड़े से पीछे हो जाते हैं वो है गेम्स की एक्टिविटी में। एक ज़माना था आपका और मेरा जब हम लोग बाहर जाके खेला करते थे और हमारे माँ बाप इस बात को टेंशन लेते थे कि ये लोग अभी तक घर क्यों नहीं आए। लेकिन जो आज के बच्चे हैं वो इंडोर एक्टिविटीज़ को, इंडोर गेम्स को ज़्यादा प्रिफर करते हैं कंपेयर टू द आउटडोर गेम्स। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? तो विटामिन, जैसे कि बॉडी के न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन डी है, आप बाहर एक्सपोज होंगे तभी मिलेगा ना। तो सन से ये विटामिन मिलता है हमको। अगर आप घर में बैठे रहेंगे तो कैसे मिलेगा? घर में तो सन आएगा नहीं, हमें ही बाहर जाना पड़ेगा। जी, तो ये वो बात हो गई। और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि जो भी बॉडी के इम्यून सेल्स हैं, इम्यूनिटी को जो बढ़ाने वाले सेल्स हैं, वो 50% से ज़्यादा बढ़ते हैं कब, जब आप बाहर के एनवायरनमेंट को एक्सपोज होते हैं। तो इसलिए आजकल की जो सबसे बड़ी कंप्लेन है कि बच्चों की इम्यूनिटी कम रहती है। तो क्यों तो बाहर खेलने के लिए नहीं जाते। पहले तो कोई इंडोर गेम्स रहते नहीं थे तो कुछ ऑप्शन नहीं रहता था, हमको बाहर ही खेलना पड़ता था। उस समय बाहर के गेम्स भी इतने नहीं होते थे। जी जी। तो ये एक बात है कि ध्यान देना चाहिए इस पे कि बाहर का गेम खेलना भी बहुत ज़रूरी है।
और ये हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है बाहर का गेम खेलना, मतलब मेंटल हेल्थ के लिए भी उतना ही बेनिफिशियल। जैसे कि कई सारी स्टडीज़ में देखा गया है कि जो बच्चे बाहर आउटडोर गेम खेलते हैं उनका कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि कई सारे गेम्स ऐसे रहते हैं कि जो कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। तो जैसे हम देखेंगे कि एक एग्जांपल के लिए बताती हूँ, क्रिकेट है, तो क्रिकेट है तो उसमें कोऑर्डिनेशन चाहिए रहता है, तो आई और जो मूवमेंट्स का कोऑर्डिनेशन होता है, तो उसकी वजह से भी ब्रेन एक्टिविटी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें देखी गई है कि जो बच्चे आउटडोर गेम्स खेलते हैं तो उनमें ये एक बात भी देखी गई कि वो रचनात्मक क्षमता भी बढ़ती है उनकी। तो देखने में जितना मज़ा आता है, खेलने में भी उतना मज़ा आना चाहिए। और डॉक्टर शिल्पा जी, सिर्फ क्रिकेट नहीं, ऐसे बहुत से गेम हैं हमारे भारत में जो बच्चे आज के समय में शायद भूल गए हैं या वो गेम्स लुप्त जैसे हो गए हैं। खो खो है, कबड्डी है, इसको खेलने से भी हमने सुना है कि कंसंट्रेशन लेवल बहुत इंक्रीज होता है। जी, सही बात है, क्योंकि जैसे मसल्स एक्टिवेट होते हैं उसके हिसाब से ब्रेन भी एक्टिवेट होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है कि इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम। क्योंकि वीडियो गेम खेलते समय हमारी मसल तो कहीं पे भी काम नहीं आती, सिर्फ हमारा ब्रेन काम आता है और हमारे आईज काम आती हैं। जी। और एक बात ये है कि इंडोर गेम जो है ना वो एक प्री प्लान्ड आइडिया बच्चों को देता है कि ये ऐसा ऐसा खेलना है, ये ऐसा ऐसा खेलना है, तो वो अपना जो है ना माइंड यूज़ करना ही भूल जाते हैं। पर जो आउटडोर गेम्स रहते हैं ना उसमें कुछ प्री प्लान नहीं रहता है, तो कुछ भी खेल लिया, बच्चा कुछ भी कर लिया, तो नया नया इनोवेशन करने की जो है ना कैपेसिटी उसमें डेवलप हो जाती है, जिसको कहा जाता है रचनात्मक क्षमता बढ़ती है बच्चों की। जी, बहुत बहुत खूब। तो हमारे बच्चे तो आज समझ गए होंगे कि इंडोर गेम्स के अगर हम बात करें और उसको कंपेयर करें आउटडोर गेम से, तो हमें हमेशा आउटडोर गेम्स को ही चुनना चाहिए, क्योंकि अगर हमें कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है तो घर बैठे तो हमें वो मिलेगा नहीं, इसके लिए हमें घर से बाहर जाना भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर शिल्पा जी, ये तो हमने बात कर ली इंडोर और आउटडोर गेम्स की, लेकिन जो आज का समय चल रहा है उसमें जो ऑर्डर आए गए हैं कि हमको घर के अंदर रहना है, क्योंकि ये लॉकडाउन का समय है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करना है कि हम बाहर ना जाएं। तो आज के बच्चों को जब हम देखते हैं कि अब ये आउटडोर गेम्स कैसे खेलेंगे या फिर आउटडोर हमको इनको जाना है तो कितने प्रिकॉशंस लेके इनको जाने पड़ेंगे, तो ऐसे में जो कोविड-19 का समय चल रहा है, हम चाहेंगे कि बच्चों को इस बारे में आप ज़रूर अपनी तरफ से कोई मैसेज या सजेशन दें कि ऐसे समय में हम प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं और घर बैठे भी हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारा माइंड इधर उधर डाइवर्ट ना हो और हमारा कंसंट्रेशन भी बना रहे और हमारा हेल्थ भी फिट रहे। जी हाँ, ये बात तो बहुत सही कही है कि आज का जो पीरियड चल रहा है कोविड-19 का, तो उसमें प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो आयुष मंत्रालय ने भी कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, तो उसमें प्रिकॉशन आता है, उसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के कुछ बूस्टर्स है वो भी आते हैं। तो मैं आपको थोड़ा उसके बारे में आप बताना चाहूँगी। जैसे कि फर्स्ट अब हम लेंगे तो जनरल मेजर्स हैं। तो जनरल मेजर्स में आप ये कर सकते हैं कि दिन में 2 से 3 बार गर्म पानी पिए। तो गर्म पानी पीने की वजह से क्या होता है, आपका जो भी थ्रोट है, जो भी इन्फेक्शन यहाँ पे बैठा है, तो वो नहीं रहता है, तो गर्म पानी की वजह से वो चला जाता है। या गर्म से बहुत डर लगता है कोविड के वायरस को। जी जी, ये कह सकते हैं। तो गर्म पानी में आप नींबू मिला के भी पी सकते हैं, थोड़ा सा नींबू मिला के आप गर्म पानी में पी सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं कि प्राणायाम है, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है ना, कपालभाति है, ये सारे जो है ना ब्रेन की भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, जो भी ये प्राणायाम है, कपालभाति, ये सारी ना लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। जहाँ पे वायरस जाके अटैक करता है तो उसको शक्तिशाली बनाते हैं। तो साथ ही साथ शारीरिक कुछ आसन भी आयुष ने जो है ना गाइडलाइन में बताए हैं, जैसे आप मंडूकासन कर सकते हैं, उत्तान पादासन कर सकते हैं, पवन मुक्तासन कर सकते हैं। ये सारे आसना जो है ना आप योगासन डेली प्रैक्टिस में लाना है कोविड-19 को अगर फाइट करना है तो ये तो हो गए जनरल मेजर्स। और कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स भी आयुष ने बताए हैं, जैसे कि देखा जाए तो कुछ काढ़े आयुष ने बताया है, जैसे जो काढ़ा बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है पसंद नहीं है, पर कोविड से बचना है तो करना तो पड़ेगा जी। तो जो काढ़ा है, जो जैसे कि लहसुन है, दालचीनी है, अदरक है, हल्दी है, ये मिला के एक काढ़ा बनाया जाता है। तो वो जो काढ़ा बनाते हैं वो सभी जो इंग्रेडिएंट है उसमें डालना है पानी में, और पानी को यहाँ तक उबालना है कि वो आधा आ जाए,
ऐसे नहीं कि पानी में डाले और उबाले और पिए, नहीं, उसको काढ़ा प्रिपेयर करना है। मतलब अभी आपने 1 गिलास पानी डाल के उसमें सभी ये चीज़ें डाली है, तुलसी है, दालचीनी है, काली मिर्च है, अदरक है, ये डालना और उसके बाद उसको इतना हीट करना कि वो 1 गिलास से आधा गिलास होना। तो ये प्रॉपर मेथड है काढ़ा बनाने की। तो ये काढ़ा आप यूज़ कर सकते हैं इम्यूनिटी के लिए। और आयुष मंत्रालय ने कुछ प्रिकॉशंस के लिए कुछ प्रोसीजर्स बताए हैं, जैसे कि आप नारियल का तेल या तिल का तेल उसको दोनों नाकों में लगाना चाहिए, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया वायरस है ना वो नाक से अंदर नहीं चला जाता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिक सैनिटाइजर हो सकता है हमारे नाक के लिए। जी जी, ऑर्गेनिक सैनिटाइजर कह सकते हैं हम। और साथ ही साथ और एक प्रोसीजर भी है, जैसे कि कोकोनट का ऑयल हो या सीसम ऑयल हो, उसको हम क्या कर सकते हैं 1 टीस्पून या 2 टीस्पून, ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए मुंह में रखना चाहिए, निगलना नहीं चाहिए, उसको मुंह में रख के कुल्ला करना चाहिए, कुल्ला करके बाहर निकालना चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है, जो भी थ्रोट में इन्फेक्शन है, थ्रोट में जो भी कुछ बैक्टीरिया बैठे हैं उसकी वजह से निकल जाते हैं। यह बैक्टीरिया को सोर्स नहीं रहता है अंदर चला जाने के लिए, क्योंकि बैक्टीरिया 2 ही सोर्स से लंग्स में जाते हैं, या एक तो नाक से एक तो मुंह से। तो अगर हम ऑयल लगाएंगे, जैसे कि ऑयल क्या करता है, ऑयल लगाएंगे तो स्लिपरी हो जाता है ना, तो हम भी देखेंगे तो फर्श पे ऑयल गिरा है तो स्लिपरी हो जाता है। तो वैसे ही बैक्टीरिया के लिए भी ये ऑयल क्या होता है, स्लिपरी होता है, तो वो अंदर नहीं चला जाता है। तो ये प्रिकॉशंस आयुष गाइडलाइन ने बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया है। मैं चाहती हूँ कि इसका यूज़ मतलब इसका जो है ना ध्यान माँ बाप के साथ साथ बच्चे भी उसको उतना ही इम्पोर्टेंस दे, वो बात समझे जरूर, और बहुत अच्छे से देंगे। जैसा अभी समय चल रहा है वैसा हर एक छोटी छोटी बात को बच्चे भी और उनके माँ बाप भी बहुत अच्छे से सुन भी रहे होंगे और अमल भी करेंगे। जी, और अभी एक बात भी मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, अगर किसी को खांसी है, सूखी खांसी आती है, तो उसमें हल्दी वाला दूध आप 2 या 3 बार ले सकते हैं, या आप स्टीम इन्हेलेशन कर सकते हैं। गर्म पानी जो है ना उसका इन्हेलेशन करिए, या तो उसमें 2 पुदीने के पत्ते या तुलसी के पत्ते डाल लीजिए, या कह सकते हैं तुलसी के पत्ते या अजवाइन के पत्ते, वो डाल के आप उसको क्या करना, इनहेल करना। तो उसके वजह से भी जो भी है ना आपकी खांसी अंदर में जो वायरस रहेगा उसको अंदर जाने का सोर्स नहीं मिलेगा, ये गया भी होगा तो वो उतना इफेक्टिवली अटैक नहीं करेगा, उसकी इफिकेसी कम हो जाएगी। जी डॉक्टर शिल्पा जी, ऐसा लगता है विज्ञान की जानकारी तो हम सबको है, लेकिन इस चीज़ का जो छोटी छोटी बातों का जो ज्ञान है वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और आज इस कैंप में हमारे जितने भी बच्चे ने ये सब सुना होगा, उन सब ने इस चीज़ को कहीं ना कहीं अमल करने की कोशिश ज़रूर की होगी। तो बच्चों, जैसे आज के इस कैंप में खास हमने जाना कि हमें सुबह उठना क्यों ज़रूरी है, हमारे भोजन से लेकर हमारे मोबाइल एडिक्शन तक की जो बीमारी है उसका जो इलाज है, उसके जो प्रिकॉशंस है, आज हर एक बात के बारे में हमने सावधानियां बरतने की जो बातें सीखी हैं वो हम ज़रूर अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल में उसको लेकर आएंगे। डॉक्टर शिल्पा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए, ताकि हम भी वो नॉलेज से रिपीट हो सके। डॉक्टर शिल्पा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ आज के इस खास विशेष प्रोग्राम में जुड़ी रही हमसे, और बच्चों के सारे हेल्थ रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उस सब के सवाल के जवाब आपने बहुत अच्छे से दिए। तो आज की इस हेल्थ और फिटनेस की जो भी चर्चा है उसको हम अल्प विराम देते हैं, और आशा करते हैं आप अपने फीडबैक और कमेंट्स हम सबको देते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी बच्चों को ओम शांति। डिवाइन किचन में आप सबका फिर से स्वागत है। जैसे कि हमने फर्स्ट कैंप में देखा था, एक स्वीट रेसिपी और नमकीन रेसिपी आपको दिखाया था। आशा है आप सबको पसंद आया होगा, और आपके इस उमंग उत्साह को देख के हमें भी फिर से एक उमंग उत्साह आया है। तो इसी आशा के साथ हम फिर से एक नई रेसिपी लेके आए हैं जिसका नाम है उत्तपा। तो आज हम देखेंगे कि उत्तपा कैसे बनाया जाता है। तो इस नई रेसिपी में हम विशेष ये है कि हम सबको हल्का फुल्का बहुत पसंद आता है, तो इसीलिए हमने यहाँ आज जो उत्तपा बनाया है ज्वारी का आटे से बना रहे हैं। उसके लिए हम देखेंगे कि हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी।
सबसे पहले हमने यहाँ उड़द दाल लिया है, तो ये उड़द दाल जो है 3/4 कप हमने लिया है। इसके साथ यहाँ मेथी दाना लिया है, वो हमें आधा चम्मच चाहिए, और 3 कप ज्वारी का आटा लिया है। तो हम जो उड़द दाल और मेथी का दाना जो है हमें रात को भिगो के रखना है, 6-7 घंटा हम उसको भिगो के रखेंगे, और सुबह उसमें से पानी निकाल के फिर उसको हम मिक्सी में अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। और जो ज्वारी का आटा हमने लिया है 3 कप, उसको एक बड़े बर्तन में आटे को मिक्स करेंगे, और उसमें थोड़ा सा नमक और शुगर, आधा चम्मच शुगर हम डालेंगे उसमें। उसके बाद हम एक घोल तैयार करेंगे उसका। तो देखिए हमने यहाँ घोल तैयार करके रखा हुआ है। जब हम घोल तैयार करेंगे तो इस तरह हमारा आटा होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए हमें। तो हमने पहले से ही आटा बना के रखा है। अभी हम आप सबको उत्तपा बना के दिखाएंगे। जब भी हम खाना बनाएंगे विशेष ये ध्यान रखें कि हम भोजन बनाते समय परमात्मा की याद में बनाएं, क्योंकि परमात्मा की याद में जो शक्ति आती है उस भोजन में सात्विकता लाती है, और वो भोजन जब हम स्वीकार करते हैं तो हमारे शरीर में जो रक्त तैयार होता है वो प्यूरिफाई होता है। तो परमात्मा की शक्ति अगर हम भोजन में बनाएंगे, जैसे दुनिया में भी कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन, अर्थात अन्न में हमने जो विचार करके भोजन बनाएंगे उसका असर हमारे मन पे होता है। इसलिए खास करके जब भी हम भोजन बनाएं तो परमात्मा की याद में अवश्य बनाएं। इससे आपको बहुत सारे लाभ होंगे, आपका मन शांत होगा, हमेशा प्रसन्न रहेंगे, परमात्मा की याद आपके मन में बसी रहेगी, तो पॉजिटिविटी आपके जीवन में आने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। और इसके ऊपर हम इस घोल को फैलाएंगे। आधा मिनट के लिए हम ऐसे ही इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। हमारा जो आटा है वो थोड़ा ड्राई हो जाए ऊपर से। हमारा जो गैस है वो मध्यम आंच पे होना चाहिए। इसके ऊपर हम टमाटर जो होता है लाल लाल थोड़ा सा कट करके डाल रहे हैं। उत्तपा पे वेजिटेबल ना हो तो खाने में मज़ा भी नहीं आता है। और थोड़ा हरी मिर्ची, आप बच्चों को मिर्ची ज़्यादा पसंद नहीं है तो थोड़ा ही डाल सकते हैं, और हरा धनिया ऊपर से। इसको अभी हम 1 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। उत्तपा के ऊपर हम थोड़ा तेल छोड़ेंगे। ध्यान रहे बच्चों, हम जो आटा मिक्स कर रहे हैं पेस्ट करने के बाद उसको हम कम से कम आधा घंटा तो रखना है, ताकि वो सेट हो हमारा आटा। अभी इसको हम धीरे से देखिए बच्चों, हमारे उत्तपा का कितना सुंदर सा कलर आया है।
हम आटे के अंदर जो आधा चम्मच शक्कर डाले हैं उसकी वजह से हमारा जो उत्तपा का कलर है वो एकदम ब्राउन ही हो चुका है। तो हम शुगर डालना न भूलें, उससे बहुत अच्छा कलर भी आएगा और उत्तपा में एक हल्का सा टेस्ट भी बहुत सुंदर सा लगता है हमें खाने के लिए। अभी और 1 मिनट हम इसको दूसरी तरफ से भी सेकेंगे। देखो बच्चों, हमारा उत्तपा कितना सुंदर कलर बना हुआ है। इसको हम सर्विंग बाउल प्लेट में निकालेंगे और हमारे घर में आए हुए मेहमानों को खिलाएंगे। देखिए बच्चों, कितना सुंदर सा कलर आया है इसका। तो ऐसे ही हम घर में बना के कभी भी खा सकते हैं और हमारे परिवार को भी खिला सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो हमने जो उत्तपा बनाया है इसको हम चटनी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हम बच्चों को थोड़ा टमाटो सॉस पसंद होता है तो आप चाहे तो उसके साथ भी खा सकते हैं। इसके साथ हमने आज जो चटनी बनाई है वो मूंगफली की चटनी है। आप चाहिए तो कच्चे नारियल का भी चटनी बना सकते हैं। तो आप चटनी के साथ उत्तपा खाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। धन्यवाद। ओम शांति। सभी को नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर आर के चारी, स्टेट लेवल ट्रेनर फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, selected from the government of Karnataka, Department of Youth and Sports। आज मैं आपको ये चीज बोलने से पहले मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जितने भी अपने बहनें हैं उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जो आज ये मौका आपके साथ सामने बात करने के लिए जो वो लोगों ने दिया हुआ है। और आज मैं आपको बात करने से पहले एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हम लोगों ने मीन्स हमारे टीम ने इस डिस्ट्रिक्ट में क्या किया। हम लोगों ने सन 2012 से लेकर 2015 तक ये जितने भी 10th के फेल्ड स्टूडेंट्स हैं वो लोगों को हमने 1 महीने का कोचिंग देके मोर देन 85% जो पासिंग परसेंटेज है वो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिया। और उस वजह से 2018-19 एंड 19-20 ये 2 साल जो हमने मोर देन 50 स्कूल्स हम लोगों को अडॉप्टेशन दिया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से। और ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है हमारे टीम का जो 2018-19 में 50 स्कूल्स जो अडॉप्टेशन थे 40% से बिलो रिजल्ट्स वाले, उसको हमने अडॉप्ट किया और हमने मोर देन 70% जो रिजल्ट्स हैं वो हमने लाके दिखाए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। और सेम वे ये साल भी हम लोगों को मोर देन 50 स्कूल्स अडॉप्टेशन मिला। और लास्ट ईयर किसी अन्य वजह से ऐसे 3 स्कूल्स थे जो 2017-18 में उनके रिजल्ट्स 0% पे थे। उससे हमने 18-19 में 100% करके दिखाया। ये हमारा एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। उसके बाद मैं पूरे स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स शायद ही आज मुझे पसंद ना करें, मैं तो लास्ट में बोल के जाऊंगा, क्योंकि ये जो एजुकेशन है ये साधकों का काम। ऐसा ना हो कि जो लोग टाइम पास करना चाहते हैं या वो लोग कुछ सोचते हैं कि ऐसा मिरेकल हो जाएगा मेरी जिंदगी में, मुझे आजू बाजू वाले हेल्प करेंगे और मैं पास हो जाऊंगा। ऐसे जो एटीट्यूड के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग अपनी जिंदगी में वो लोग कुछ नहीं करने वाले हैं।
सिर्फ और सिर्फ वो लोगों को शायद ही 35 से या 40 मार्क्स आके वो लोग पास हो जाएंगे, मगर वो लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते। अगर मेहनत करने के लिए आप रेडी हैं तो आपके लिए एजुकेशन है, और कोई मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है उसके लिए एजुकेशन नहीं है। आज का टॉपिक है एजुकेशन स्किल्स एंड सक्सेस। एजुकेशन स्किल्स में ज्यादातर ज्यादा बच्चे ये बोलते हैं कि हम लोगों को समझ में नहीं आता है, या हम लोगों को याद नहीं रहता है। और स्टूडेंट्स का पहला काम ये है, उसका कर्तव्य ये है ओनली एजुकेशन। दूसरी बात के ऊपर ध्यान न दें। एजुकेशन माना सिर्फ पढ़ना और लिखना, ये दो ही को बोलते हैं एजुकेशन। अभी जो भी आपको न्यू इंफॉर्मेशन आपको गेन करना है, मे बी इट इज फ्रॉम बुक्स, मे बी इट इज फ्रॉम एनी सोर्स, आपको पहले वो जितना भी आपने इंफॉर्मेशन लिया या पढ़ा उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा विथ राइटिंग। और मैथ्स एक ऐसी चीज है जिसको पढ़ने से नहीं आता है, बल्कि आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। पहले हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो लोगों को पढ़ने का जो टेक्निक्स हैं, हाउ टू स्टडी, ये हाउ टू स्टडी का जो टेक्निक्स हैं ये नहीं पता है। अभी पढ़ना कैसे है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके जो एक आपने लेसन लिया, वहां से आपको पता चला कि वो एक लेसन से ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं। जैसे ही आपको ये पता चला और आपने पढ़ने के लिए स्टार्ट किए, तो उसको बीच में से नहीं बल्कि वो लेसन स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता है जहां से लेसन स्टार्ट हो। मीन्स वो जो जब आप पढ़ते रहते हैं दूसरे सोर्सेस माना बुक्स को छोड़ के जो यूज करते हैं, गाइड्स हो या रेफरेंसेस हो या सॉल्व क्वेश्चन पेपर आंसर्स हो, कि जो भी कुछ है वो आप ना पढ़ें। आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ना है, वो भी जहां से वो लेसन स्टार्ट होता है वहां से पढ़ना है। वो जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, जो फर्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा पढ़ना है, और 1 घंटा जहां से लेसन स्टार्ट हो गया वहां से लेकर आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ते जाना है जैसे आप स्टोरी पढ़ते हैं। आपको फर्स्ट डे 1 घंटा आपने पढ़ लिया, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा पढ़ना है, क्योंकि हम लोगों का जो ब्रेन है उसका जो ग्रास्पिंग कैपेसिटी है हमारे ब्रेन का, दैट इज मैक्सिमम 45 मिनट्स टू 1 आवर। इसीलिए 1 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना है। 1 घंटे के अंदर जितना आपको पढ़ना है उतना ही पढ़िए। जैसे आपने स्टोरी पढ़ा, जैसे ही आपने सेकंड डे स्टार्ट किया, तो आपको सेम फिर 1 घंटा ही पढ़ना है। सेकंड डे जब आप पढ़ते रहते हैं तो उस वक्त आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ पेंसिल रहना चाहिए। वो पेंसिल से जहां पे आपने कल से जहां से स्टार्ट किया था वहीं से आपको स्टार्ट करना है, और पेंसिल से आपको अंडरलाइन करना है जो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट आपको लगे। आपको ऐसे अंडरलाइन करते करते आपको पढ़ना है। जैसे ही आपने सेकंड डे आपने पढ़ने के लिए बैठा और आपके पास सिर्फ पेंसिल है और आपने अंडरलाइन किया, और वो जो अंडरलाइन करते करते आप पढ़े सेकंड डे, जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे आपको लगेगा कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। फर्स्ट डे जब आप पढ़ेंगे, जैसे आपने स्टोरी के जैसे पढ़ा, उस दिन आपको सिर्फ कुछ भी समझ में नहीं आएगा, दुनिया में किसी को समझ में नहीं आएगा और आपको भी समझ में नहीं आएगा। सेकंड डे जब आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आएगा, मींस मोर देन 50%। और सेकंड डे आपको लगेगा कि मुझे समझ में आ रहा है मगर समझ में नहीं आता है। तीसरे दिन, और ये लास्ट दिन होगा, आपको सेम प्लेस में बैठना है और सेम टाइम को बैठना है और सेम सब्जेक्ट भी लेना है। और जैसे ही आप तीसरे दिन पढ़ने के लिए बैठे तो आपको आपके राइट हैंड साइड में एक व्हाइट पेज और एक रूल्ड पेपर रखना है, और आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ रेड इंक पेन और बॉल पेन रहना है।
जैसे ही आपने कल जो अंडरलाइन करते करते हुए पढ़ा था उसको अभी सेम पढ़ना है जैसे आपने फर्स्ट से स्टार्ट किया था, सेम ऐसा ही पढ़ना है। और पढ़ते पढ़ते आपको वो जो आपने अंडरलाइन किया था उसको पॉइंट्स के रूप में रेड पेन से आपको लिख के रखना है। क्यों रेड पेन से लिखना है? क्योंकि रेड इंक पेन और बॉल पेन ये जो है वो आपके ब्रेन को जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट करता है। अभी आप ये लाइट में जो ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कलर जो है वो रेड है। अगर आप विजुअल में देखेंगे तो फर्स्ट कलर विल बी द रेड। और सुबह में आप जैसे ही उठे तो जैसे ही सूरज को देखे तो वो रेड में दिखता है, क्योंकि जब आप मॉर्निंग सूरज आपके दिखते रहता है वो जो कलर है रेड वो जल्दी से जल्दी आपके आंखों को पहुंचता है। और जैसे ही आप शाम को सूरज को देखेंगे तो भी रेड रहता है। व्हाई? बिकॉज लाइट में ज्यादा से ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेटेड कलर है वो रेड है। वो जो रेड है वो आपको जल्दी से जल्दी आपके ब्रेन को अटैच होगा और आपको ज्यादा से ज्यादा वो जो आपने पढ़े हैं वो ज्यादा से ज्यादा याद रखेंगे। ये एक ही मेथड है जो एजुकेशन करने के लिए जो पढ़ते हैं बच्चे उनको याद रखना, ये एक ही मेथड है। ये एक ही मेथड से अगर आप पढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आएगा, आप भूल नहीं पाएंगे। और दूसरी बात जो है, आपको जब भी कभी भी वो लेसन फिर रिवीजन करना है तो आपको पूरा लेसन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो जो आपने पॉइंट्स लिखा रेड पेन से उसको एक बार अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक अगर आपने सेम रेफर किया वो पॉइंट्स को तो आपको पूरा का पूरा वो लेसन याद आ जाएगा। अगर आप एक लेसन से 35 से लेकर 45 पॉइंट्स आप अगर निकाल के दूसरे जगह पे मीन्स दूसरे नोटबुक में या पेज में आप लिख पाए तो दैट विल बी द बेस्ट, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, तो यू आर गोइंग टू विन द मैच। ये चीज आप ये एक ही अभी बच्चे ये सोचते हैं कि सर मुझे याद नहीं रहता है। याद नहीं रहता है इसीलिए क्योंकि आप एक ही बार पढ़े उसको आपके दिमाग को ये सोच रहे हो कि मुझे याद नहीं आता है। ये 3 दिन का ये जो प्रोसीजर है इसको ये 3 दिन का प्रोसीजर ये आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। आज आपको ये लगा होगा कि अगर पढ़ना और याद रखना इतना आसान है तो हर कोई आदमी क्यों नहीं कर पाता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, हम लोग ये एक सर्वे है जो स्टूडेंट्स करते हैं। स्टूडेंट्स को एक सर्वे किया गया और देखा गया कि ऐसे क्या रीजन है जो आम बच्चे नहीं कर पाते हैं, एजुकेशन में वो चीज नहीं कर पाते हैं। हम लोग जो हमारे ब्रेन को हम लोग कैसे यूज करते हैं, जैसे अभी आपने सुबह में उठा और सुबह से लेकर शाम तक जैसे आपने मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक जो आपके ब्रेन में भरे, अगर आपने एक बार देखा एनालाइज किया तो आपको लगेगा कि 95 से लेकर 99% आपने सुबह से शाम तक जो जो बातें की या जो जो डिस्कशन किया दैट इज नथिंग बट द कचरा, जो वेस्ट चीजें हैं वो हम लोग पूरे के पूरे हमारे ब्रेन में भर लेते हैं। जैसे सुबह में उठे आपने एक न्यूज देखा, जैसा कहीं मर्डर हो गया या कहीं 10th पास फेल हो गया, सो जो बच्चा था वो 10वीं मंजिल से छलांग लगाया और टपक गया। जैसे ही ये आपने न्यूज सुनने के बाद जैसे आपने सुबह में न्यूज़पेपर पढ़ी या आपको फ्रंट लाइन में दिखने के बाद आप तो पहले कंफर्म करोगे कि वो रियली में मरा या नहीं। तो जैसे ही आप टीवी ऑन करें तो अभी ये जो मीडिया वाले हैं, लोकल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, वो लोग तो ऐसे बताएंगे जैसे ये लोगों को उसने मरने से पहले बता के मर गया। और इतने बार दिखाएंगे वो सुबह से शाम तक। आप अगर गए 5 मिनट पहले अगर नहीं देख पाए तो आप फिर देखो। ये चीजें हम लोग ब्रेन में डाल के
ये सुबह से शाम तक हम वो जो सुबह का न्यूज था वो रात तक हम लोग उसी के चक्कर में रहते हैं, और हमारे दोस्तों से भी वही डिस्कस करते रहते हैं कि वो सुबह में एक बच्चा 10वीं मंजिल से कूद गया और टपक गया। ये ऐसी चीजें, ये नॉट ओनली दिस, अभी एक क्रिकेट का ले लीजिए, जैसे ही एक दिन आपने क्रिकेट देखा तो आप वो कौन से बॉल को कितने रन मारा ये हर एक बच्चे को याद रहेगा। तीसरे बॉल पे छक्का मारा, चौथे बॉल को चौका मारा, ये सब कुछ याद रहता है। मगर वो एजुकेशन क्यों याद नहीं रहता है? क्योंकि हम लोग जो हमारे ब्रेन में जो कुछ भी भर रहे हैं वो है कचरा। इसीलिए आप इससे कितना दूर रहेंगे उतना अच्छा आपको आपका ब्रेन आपके साथ देगा। पढ़ते वक्त या एजुकेशन जो अभी करते हैं, विजुअलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने एक फिल्म देखा या आपने पढ़ा, आपको फिल्म ज्यादा याद रहता है और पढ़ा हुआ चीज जल्दी हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते बुक से, और जो फिल्म है उसको हम लोग विजुअलाइज कर पाते हैं। आजकल आपके पास अच्छे अच्छे मोबाइल्स हैं, आप कौन सा भी टॉपिक पे आप वीडियो देख सकते हो, और डिजिटल क्लासरूम्स हैं, आपको डिजिटल एजुकेशन अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले करवा रहे हैं। ये चीजें आपको हेल्प करेंगे। और लास्ट में मैं एक एग्जांपल आपको बोलना चाहता हूं। अभी आपके ब्रेन को आप इतना अच्छा रख लीजिए, आपको वो जिंदगी भर साथ देने वाला। और फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोला था कि हम लोग जितना भी ब्रेन में देखते हैं तो हमारे जो यूथ है वो पूरा का पूरा कचरा भर के रखता है। अभी फॉर एग्जाम्पल आपके पास, मैं एक बात बोलूं, आपके पास एक बहुत अच्छा घर है, जैसे फिल्म के हीरो हीरोइन के बाप के पास रहते हैं। पर समझ लीजिए, एक बार विजुअलाइजेशन कीजिए कि आपके पास वो घर है और आपके घर में लॉन है, स्विमिंग पूल है, और लॉन में एक बहुत अच्छा झूला है। वो झूले में बैठ के आप सुबह सुबह में चाय पी रहे हो, और चाय पी रहे हो, जैसे ही आपका जो घर के बाजू वाला आपके पड़ोसी आया, एक कचरे की बाल्टी, हो सकता है वो नाला वगैरह साफ किया होगा, वो गंदी बदबू आ रही है, ऐसे एक कचरा भरा कचरा आपके लॉन में फेंक दिया, तो आप क्या करेंगे? पहली बार आप बोलेंगे कि सर हम लोग मारेंगे, और ये सोचा कि यार आपने मारा तो भी कोई बात नहीं, उसने और एक बाल्टी लेके आया और एक बाल्टी से आपको वो कचरा आपके लॉन में फेंक दिया, तो दूसरी बार क्या करेंगे? अभी आप बोलेंगे सर उसको चाकू छुरी से मार देंगे। अभी एक बार सोच के देखिए, जो हमने लॉन बनाया था वो लॉन क्लीन किया जा सकता है, मगर जो भगवान दिया हुआ ये लॉन है वो कभी क्लीन नहीं कर पाएंगे। कौन सा भी कचरा, जैसे वो किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का डिस्कशन हो, या कोई क्रिकेट मैच हो, या कोई ब्रेकिंग न्यूज हो सुबह का, वो कौन से भी चीजें हैं वो आपके ब्रेन के लिए कचरा है। वो कचरा जो लॉन में, आपके लॉन में गिरेंगे और वो कभी आपका वॉश नहीं कर पाएंगे। अभी आपके जो लॉन है, बनाया हुआ लॉन घर के सामने, वो लॉन, नया लॉन आप डाल सकते हो, मगर आपका जो ब्रेन है, भगवान दिया हुआ ये जो लॉन है, उसके ऊपर कचरा गिर गया तो आप कभी भी उसको धो नहीं पाएंगे। ये बोलते हुए मैं आप सभी लोगों को और एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं, और एजुकेशन जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को ये मेरा विनती है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन करना है। सबसे आसान चीज जो दुनिया में है वो एजुकेशन है। रिक्शा, एक बार कंपेयर करके देखिए, रिक्शा मारना एजुकेशन करना कौन सा आसान है? या सुबह सुबह में जो लोग काम पे जाते हैं, कंस्ट्रक्शन काम पे जाते हैं, थैलियां वगैरह उठाते हैं, जो रोडों का मजदूर हैं, ये सभी लोगों को एक बार कंपेयर करके देखिए कौन सा आसान है। एजुकेशन
बहुत आसान है। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे पढ़ेंगे और बहुत अच्छा फ्यूचर बनाएंगे। और लास्ट में मैं ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जितने भी बहनें हैं वो सभी लोगों को, और हमारे पर्टिकुलरली बीदर के जो बहन जी हैं सभी लोगों को मैं और एक बार धन्यवाद देते हुए ये मेरा सेशन मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। धन्यवाद। ओम शांति। अपने मन को एकाग्र कर स्वयं से बातें करते हैं। मैं एक चैतन्य रूहानी गुलाब हूँ। मैं एक सुंदर फूलों के बगीचे में पहुँच गई हूँ। चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिले हैं। एक बहुत सुंदर खुशबूदार गुलाब के फूल को मैं देखती हूँ। मुझे लगता है मैं ही ये सुंदर फूल हूँ। मुझ में गुणों की खुशबू है। ये संसार भी भगवान का बगीचा है। इसमें रहने वाले भिन्न भिन्न रूप तथा सुगंध वाले फूल हैं। प्रभु पालना में पल रहे हैं। हरेक फूल का अपना अपना महत्व है। सब फूलों से बगीचे की शोभा है। एक भी फूल कम होगा तो इसकी सुंदरता कम हो जाएगी। मैं सभी फूलों से प्रेम करती हूँ। मुझे भी सब बहुत प्यार करते हैं। सब फूल बहुत खुश है और मुस्कुरा रहे हैं। मैं सारे संसार में रूहानी खुशबू फैला रही हूँ। शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता की खुशबू चारों तरफ फैल रही है। ये संसार सुंदर बगीचा बन गया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही सारे दिन में हर एक आत्मा को देखते हुए यह स्मृति रहे, यह भी भगवान का खुशबूदार फूल है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।